हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी डिकोडेड सीरीज पार्ट 4 में हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस तक फिनिश कर लिया था। दैट इज न्यूक्लियस दो तरीके होते हैं, एक आपका एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू कट द स्ट्रैंड इन डीएनए इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका डायरेक्टली कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ बेस दैट रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? जब आप 5 to 3 के सीक्वेंस में उसे रीड करेंगे या दूसरे स्ट्रैंड के 5 to 3 के, मतलब ओरिएंटेशन सेम का मतलब कि 5 to 3 आपको जाना है। जब ऐसे रीड करेंगे तो दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, उसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। The overhanging stretches or the single-stranded portion left at the ends by restriction enzymes are called sticky ends. तो आपके sticky ends क्या होते हैं? Overhanging stretches हो या single-stranded portion left at the ends by restriction enzymes, तो उसे हम लोग बोलते हैं sticky ends. Next point, the stickiness of the sticky ends is facilitates the action of enzyme DNA ligase on them. तो DNA ligase एक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था DNA ligase इन मॉलिकुलर ग्लू, तो वो एक्ट आपका करेगा किस पर? स्टिकी एंड्स पर एक्ट करेगा। तो इसका मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द स्टिकीनेस ऑफ द स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज ऑन देम। नेक्स्ट पॉइंट, source DNA and vector needed to be cut with the same restriction enzyme in order to create recombinant molecule। तो गाइज यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो एक तो आपको सोर्स डीएनए चाहिए, दूसरा आपको वेक्टर चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सोर्स डीएनए और वेक्टर आपका किससे कट होना चाहिए? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से या डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन? तो आपका आंसर होगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये दो क्वेश्चन इस सिंपल लाइन से पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गाइस, जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग सेपरेट किस टेक्निक के थ्रू करते हैं? दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए पर चार्ज क्या होता है? डीएनए पर आपका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये गाइस बहुत ही मेजर पॉइंट है जिसे आप लोग भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत जगह नहीं लिखा है, बट आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए उन्हें हम लोग सेपरेट किस मेथड से करते हैं? दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। ये दो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी एग्जाम में और आप हो सकता है गलत कर दे अगर आपने इस डेफिनेशन को सही से नहीं पढ़ा। दैट इज द सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट, most commonly used gel matrix for electrophoresis is agarose gel. Most commonly used gel matrix for electrophoresis is agarose। agarose gel, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि agarose gel कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो agarose gel is extracted from seaweeds। agarose gel जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है seaweeds। एंड agarose gel का फंक्शन क्या होता है? agarose gel का फंक्शन होता है इट प्रोवाइड सेविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, DNA fragments in agarose gel. DNA fragments in agarose gel separates according to their sizes। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग किस एगरोस जेल में किसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं? साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। तो गाइस, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि हम साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं एगरोस जेल में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग सेपरेशन एगरोस जेल प्रोवाइड सेविंग इफेक्ट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेपरेशन के टाइम एगरोस जेल प्रोवाइड क्या करता है? आपका सेविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। द कंपाउंड यूज टू विजुअलाइज separated DNA fragments in agarose gel. The compound used to visualize separated DNA fragments in agarose gel is called ethidium bromide। आपका कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी मदद से हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करते हैं? दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। आपका इथीडियम ब्रोमाइड विजुअलाइज कब होगा? व्हेन द जेल इज एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब आपका जेल यूवी लाइट से एक्सपोज होगा तब हम देख पाते हैं इथीडियम ब्रोमाइड को।
तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को एग्रोजल में आइडेंटिफाई करता है, दैट इज इथीरियम ब्रोमाइड। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि विजिबल कब होता है, व्हेन द इथीरियम ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू यूवी लाइट। आपको 3-4 एग्जांपल देगा लाइट्स के, बट आपको आंसर मार्क करके आना है यूवी लाइट, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। The process of cutting out and extracting the separated bands of DNA from gel is called elution. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट एंड एक्सट्रैक्टिंग सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। तो गाइस इस प्रोसेस को इल्यूजन बोलते हैं, जिसमें हम कट करते हैं और सेपरेट करते हैं बैंड्स ऑफ डीएनए को, कट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। एक यहाँ मेजर पॉइंट जो बैक्टीरियोफेज के रिगार्डिंग इस चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज बैक्टीरियोफेज हैज वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनका वेरी हाई कॉपी नंबर्स होता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होता है, दैट इज वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने आप को विद इन द जीनोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। तो गाइज ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट, द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। वो सीक्वेंस जैसा कि ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ओरिसी साइट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरिसी साइट। द कॉपी नंबर, अब यहाँ गाइज ओरिसी के बारे में एक बहुत ओरी साइट दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरी साइट। ओरी दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा, जैसे सीक्वेंस जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ से पाया जाएगा वो उतना, जितना ज़्यादा ओरी साइट आपका सपोर्ट कर पाएगा रेप्लिकेशन को, उतना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा। सो द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच सीक्वेंस, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टेबल मार्कर। गाइज मार्कर्स के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स आपके क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करते हैं वो लोग, आइडेंटिफाई भी करते हैं और एलिमिनेट भी करते हैं। एंड वो और क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई किया, एलिमिनेट कर दिया, और सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट्स देखिए क्या क्या किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हैं उनको एलिमिनेशन, और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इन अ होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें एक पीस ऑफ डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट बैक्टीरियम में, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आर कंसिडर्ड यूजफुल एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ऐसे जीन्स जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स को एनकोड करते हैं उन्हें हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं। सम एंटीबायोटिक जीन्स यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई के लिए होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो होते हैं विच आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये होते हैं आपके ई कोलाई के लिए, दैट इज एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड कैनामाइसिन, जिसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इन दोनों के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लोनिंग के टाइम पे द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। तो क्लोनिंग के टाइम में क्या होता है, क्लोनिंग के टाइम में आपका जो लाइगेशन होता है एलियन डीएनए का इज कैरीड आउट, ये कैरी आउट होता है रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि प्रेजेंट होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में। तो लाइगेशन जो होता है एलियन डीएनए का वो किस साइट पे होता है, वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहाँ पर ये कैरीड आउट होता है लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए ड्यूरिंग क्लोनिंग।
Next point, an enzyme used as a selectable marker for selection of recombinants from non-recombinants is beta galactoside. तो गाइज इसमें कलर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स. तो एंजाइम दैट इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर फॉर सिलेक्शन ऑफ recombinants from non-recombinant is called beta galactosidase. Next point, during cloning, a DNA is inserted with coding sequence of beta galactoside, thus leading to insertional inactivation. क्लोनिंग के टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक डीएनए को हम बीटा गैलेक्टोसाइड के सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस से एनकोड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. ड्यूरिंग क्लोनिंग अ डीएनए इज इंसर्टेड विद कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड विच लीड्स टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो आपसे यहाँ दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसर्शनल एक्टिवेशन किस टाइम पे होता है, तो क्लोनिंग के टाइम पे होता है. दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कौन करता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइड करता है. और इसी चीज़ को घुमा के भी आपसे पूछ सकता है गाइस. तो दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. पहला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किस प्रोसेस के टाइम पे होता है, दैट इज क्लोनिंग के टाइम पे होता है. और बीटा गैलेक्टो करता कौन है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कॉजेज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. Next point, while using insertional and inactivation, the colonies which don't produce color in presence of chromogenic substance are recombinants, are identified as recombinant. जो भी कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट. जो कलर प्रोड्यूस कर देगा वो क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा. सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि बायोटेक्नोलॉजी में अगली वीडियो में ख़त्म कर दूँ पूरा, एंड कुछ डायग्राम्स भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ. जो भी मैंने अपनी बुक में मार्क किया था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता. मैं एक फॉर्मल एजुकेटर नहीं, लेकिन जो मैंने चीज़ें अप्लाई की हैं वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोग गाइड कर सकता हूँ. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर ओन बेनिफिट, क्योंकि इन पॉइंट्स से आपको, जैसे मैंने बताया, इस पॉइंट से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको बता सकता हूँ तरीके, जिस तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है, क्योंकि हम लोगों ने उस कंपटीशन को फेस किया है. तो हम लोग आपको बेटर बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. और जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये आपको हम ही लोग बता सकते हैं जिसने खुद ये चीज़ें फेस की हों. So guys, please like, share and subscribe the channel, and thank you guys.